हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ज्योमेट्री का जहां नाम आ जाता है वहां काफी बच्चों को बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि यार अर्थमेटिक पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया, अब ये ज्योमेट्री मेरे बस की बात नहीं है। और जहां थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का नाम आ जाता है वहां तो काफी बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। द क्वेस्ट फॉर मैथ्स विद तूर सर आपके साथ है। 11th क्लास में भी आपको याद होगा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक जो है वो करवाया था, और उसमें हम लोगों ने थ्री डायमेंशन में स्पेस में हम लोगों ने सीखा था कि एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्पेस को हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग थ्री डायमेंशंस में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ये सब कुछ हम लोगों ने 11th क्लास में कर दिया है। बच्चों बने रहो इसी वीडियो में। 11th क्लास में जो हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं विद आवर 12th क्लास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी एक वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूं रिलेटेड टू आवर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, the shortest distance between two lines, how we can calculate the distance between two parallel lines। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां क्लियर करवाने वाला हूं। इसके साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। So be ready with your pen and copies to prepare the notes. This is Dr. RPS Toor from the Quest for Maths. Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. बच्चों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको यहां दो चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक तो 11th क्लास में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा, उसके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और सेकंड चैप्टर क्लास में हम लोगों ने जो वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा, इसी से जो प्रीवियस चैप्टर है वो चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री समझने में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। सो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों चैप्टर्स ही मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। वहां आप इनके लिंक ओपन कीजिए और जल्दी से इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग इनको आप समझ लीजिए। और कहीं भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन चैप्टर्स के लिए भी आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक विद आवर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ लिया ये टॉपिक, तो एक तरह से हम लोग उसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं और उसी टॉपिक को यहां 11.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज भी करेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं फिर इसको हम लोग। सपोज वी हैव अ लाइन L here and this line is making an angle alpha with the positive direction of x-axis, beta with positive direction of y-axis, this is the y-axis here, and gamma with the positive direction of z-axis, and this is the given line here. Then sine of these angles, namely cos alpha, cos beta and cos gamma, are called direction cosines of the directed line segment. जो cos alpha है that is denoted by L, cos beta is denoted by M, and cos gamma is denoted by N. Second formula में suppose ABC be the direction ratios of a line and let L, M and N be the direction cosines of this line. कि अगर लाइन जो हमें गिवन है थ्री डायमेंशन में, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन हो, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे लिख सकते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि हम लोगों ने उसको डिनोट किया LMN से, तो उसको लिखने का हमारे पास क्या रहेगा, L की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। सो द वैल्यू ऑफ L इज गिवन बाय प्लस माइनस A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर एडिशन और स्क्वायर रूट साइन। M हम लोग कैसे देंगे, M इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकंड डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द थ्री डायरेक्शन रेशियोज अंडर रूट साइन। ओके, एंड थर्ड डायरेक्शन कोसाइन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस C डिवाइडेड बाय द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री डायरेक्शन रेशियोज विद अंडर रूट साइन। सो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। जहां आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां बच्चों एक थर्ड फार्मूला भी हमारे पास बनता है। सपोज यू हैव अ लाइन हियर, अ लाइन सेगमेंट with two points, with two end points,
x1 y1 z1, second point is x2 y2 z2. Calculate the distance between them, the value of pq that is given by this formula, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लास 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा। दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग किस तरह से निकालेंगे। यहां है x2 minus x1, the x coordinate divided by pq. pq is the distance between these two given points. y2 minus y1 over pq, z2 minus z1 over pq, and first value is of your l, m and n. ये l की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन, ये m की वैल्यू है और थर्ड जो है n की वैल्यू है। द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, along y axis and along z axis। तो तीन फॉर्मूले जो मैंने बच्चों आपको बताए हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के, फाइंड आउट करने के, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका अगर रफ फिगर आप बना के देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से बन सकता है। एंगल्स यहां अवेलेबल हैं, उनका कोसाइन ले लीजिए एंड सॉल्व इट, you will get the value of lmn। तो l की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90, m की वैल्यू cos 60 और n की वैल्यू जो है that is cos 30। तो cos 90 0 होता है, m cos 60 is half and cos 30 is 300/2। तो lmn की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इस तरह से हम लोग अगर एंगल्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड जो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर चलो एंगल नहीं है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस पता करने को कह रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए न्यूमरेटर में और तीनों डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ स्क्वायर कर दीजिए विद एन अंडर रूट साइन और वो उसका डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो 2/2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर अंडर रूट साइन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 और 9 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 2/3, ये भी 3 आ गया तो -1/3 और -2/3। सो l की वैल्यू जो आई है हमारे पास 2/3, m की वैल्यू -1/3 और n की वैल्यू -2/3। तो ये था जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। थर्ड फार्मूला हमें क्या कहता है, चलिए इन दोनों सिचुएशन से अलग चलते हैं। एक लाइन के अगर हमें एंड पॉइंट्स अगर गिवन हो तो क्या क्या गिवन है हमें, -2, 4 और -5 और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, दिस इज अवर q एंड दिस इज p। देन यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपके सामने है, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट माइनस z कोऑर्डिनेट। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स pq। तो सबसे पहले आप लोग pq निकाल के रख लीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, sum of squares of their differences with an under root sign। so pq will be given by 77 square root। और अब डायरेक्शन रेशियो ऊपर निकाल लो इसका, फिर डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 माइनस x1 राइट, y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 निकालिए, फिर 1 माइनस -2 तो 3 आ गया और उसको इसके डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो मींस y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से माइनस कीजिए, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 4 आ जाएगा -2 और उसको डिवाइड करेंगे 77 स्क्वायर रूट से। दैट विल बी द सेकंड डायरेक्शन कोसाइन। थर्ड डायरेक्शन कोसाइन इज z2 माइनस z1 तो 3 माइनस -5 प्लस 5 हो जाएगा, 8 होएगा और डिवाइड बाय pq राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर n राइट। तो ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ जाएंगे। ये तीन फार्मूलों से रिलेटेड मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए। फोर्थ एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें ये जो फोर्थ एग्जांपल है दैट इज जस्ट लाइक अ फार्मूला, दैट इज जस्ट लाइक अ एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां बन सकता है जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है क्या, मैं आपको इसको डायरेक्ट भी बता देता हूं। देखिए अगर आपको यहां 3 डायमेंशन में यहां कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपको गिवन है x y z, दिस इज द ओरिजिन हियर वी हैव ओके। तो x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास होंगे 1 0 0, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम रहेंगे 1 0 0
वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कह लो या डायरेक्शन कोसाइंस कह लो, वो भी सेम रहेंगे 0 1 0, और z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। उस z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज सेम रहेंगे 0 0 1। तो तीन एक्सिस के या 3 डायमेंशन में हम लोग एक्सिस सिस्टम के अगर डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता करने लगे तो ये आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस या इन तीनों को आप किसी भी क्वेश्चंस में एज अ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज, या ऐसा कहिए कि जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताई उसको आप एज इट इज याद रख सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने लगे तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है। एक्स एक्सिस जो है दैट मेक एंगल्स विद इटसेल्फ, अपने साथ में क्या बनाएगी 0 डिग्री, वाई एक्सिस साथ में क्या बनाएगी 90 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो अगर इसके हम लोग कोसाइन लेंगे तो cos 0 कितना आएगा 1, cos 90 0, cos 90 0, तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे 1 0 0। सिमिलरली अगर हम लोग y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस अपने साथ में विद इटसेल्फ विल मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और बाकी दो एक्सिस साथ में क्या बनाएगी 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फिर 0 1 0। सिमिलरली विद z एक्सिस जो मैंने आपको बताया। सी नाउ द अवर एग्जांपल नंबर 5। You have the show that the points A, B and C are collinear। अब वो कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, इस आधे पार्ट का ए बी पार्ट का आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट माइनस जेड कोऑर्डिनेट। तो 1 - 2 करेंगे तो -1, -2 -3 करेंगे तो -5, 3 + 4 करेंगे तो 7। सिमिलरली इस आधे पार्ट के भी डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लीजिए। तो 3 - 1 1, 8 -2 इज 10, और -11 - 3 विल बी -14। अब दोनों के जो हम लोगों ने ए बी लाइन के और बीसी लाइन के, मान लीजिए दो अलग अलग लाइंस हैं, तो ए बी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और बीसी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में डबल कह लीजिए या प्रोपोर्शनल कह लो आप, ये प्रोपोर्शनल्स हैं आपस में, राइट, डबल टाइम प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइंस के अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, बट ये पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि इसका एंड पॉइंट और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। इसका मतलब ये एक ही लाइन है। एक ही लाइन का मतलब है कि ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो अब हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हम लोग कोसाइन ले लेते हैं, दैट विल बी योर डायरेक्शन कोसाइन। तो इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। cos 90 0, cos 135 इज 180 -45। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 45 इज -1/2 अंडर द रूट, और cos 45 इज +1/2 अंडर द रूट। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ जाएंगे 0, -1/2 अंडर द रूट और +1/2 अंडर द रूट। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, cos अल्फा, m की वैल्यू होती है cos ऑफ बीटा, एंड थर्ड डायरेक्शन कोसाइन n इज cos ऑफ गामा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो L, M और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी आप अल्फा भर दीजिए, बीटा इज आल्सो इक्वल टू अल्फा, गामा इज आल्सो इक्वल टू अल्फा। ओके, तो cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहां और ध्यान दीजिए, जो हम लोग पीछे फॉर्मूले पढ़ाए हैं वेक्टर अलजेब्रा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। तो L, M और N की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं। 3 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, cos² अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज +-1/3 अंडर द रूट। तो cos अल्फा मींस LMN। तो
इसका मतलब क्या बना, L की वैल्यू भी ये ही है 1/3 अंडर द रूट, M की भी सेम वैल्यू है और N की भी वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसी लाइन जो एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल्स बनाती है उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी आप इसी तरह से याद कर सकते हैं फॉर आवर कंपटीशन एग्जाम्स, प्लस माइनस 1/3 अंडर द रूट, प्लस माइनस 1/3 अंडर द रूट, प्लस माइनस 1/3 अंडर द रूट। So this is our second question. Third question देखिए बच्चों, if a line has direction ratios -18, 12 और -4, then what are the direction cosines? की वैल्यू में -18 रहेगा न्यूमरेटर में और इन तीनों का सम ऑफ स्क्वायर्स विद अंडर रूट साइन -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास L की वैल्यू। फिर M की वैल्यू निकालेंगे तो 12 ओवर दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर और n की वैल्यू के लिए -4 और ये सारी की सारी वैल्यूज फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो ये मैं एग्जांपल में आपको करवा चुका हूं। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास A है, ये B है और ये C है। पहले इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, फिर B और C के निकाल लीजिए, तो वो प्रोपोर्शनल आएंगे, दैट मींस पैरेलल, बट एक पॉइंट का कॉमन रहेगा, दैट मींस दे आर कोलिनियर, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में किया। तो थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this 3 5 -4, second vertex is -1 1 2 and third vertex is -5 -5 and -2। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हम लोग एग्जांपल्स में भी कराए हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है, दो पॉइंट में से पास कर रही है x1 y1 z1 with these are the coordinates of those two points, this is q and this is p। तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं, x2 minus x1 divided by their distance, y2 minus y1, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, z2 minus z1 over pq, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको जो एग्जांपल करवाई है उसमें मैंने ये फार्मूला एक बार लगाया क्योंकि एक लाइन गिवन थी, यहां हमें 3 लाइंस गिवन है, राइट। तो 3 बार ये फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं ए बी के। तो डायरेक्शन कोसाइन ए बी के निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है 68 स्क्वायर रूट। आप इसका जब डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो ए बी लाइन है, ए बी लाइन में फाइनल पॉइंट क्या है बी और इनिशियल क्या है ए, तो B में से आप A माइनस करेंगे, राइट। B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो इसके क्या आएंगे, -1 -3, तो ये आएगा -4, 1 -5, दिस इज -4, राइट। 2 + 4 दैट इज 6। देखिए जब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसमें मतलब हम लोग स्क्वायर कर रहे होते हैं, तो चाहे आप इसमें से इसको माइनस कीजिए या सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कीजिए, आंसर विल बी सेम। लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से आपको इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही माइनस करने हैं। डायरेक्शन का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे फिर, -4/68 अंडर द रूट, -4/68 अंडर द रूट और 6/68 अंडर द रूट। तो ये मैंने आपको एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता दिए हैं। चलिए अब सेकंड के अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, बीसी में फाइनल पॉइंट सी है, तो -5 -1, तो ये आ जाएगा -5 + 1 इज -4, -5 -1 इज -6, -2 इज -4। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज। BC की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 इज 16 + 36 + 16, तो वही आ गया 68 स्क्वायर रूट। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे फिर, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी -4/68 स्क्वायर रूट, -6/68 स्क्वायर रूट और -4/68 square root. So these are the direction cosines of the second side of this triangle ABC, right? Similarly, ये मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं CA, डायरेक्शन सेम रखना, AB, BC और CA। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं।
राइट। तो अब CA के लिए फाइनल पॉइंट जो है वो A है और इनिशियल पॉइंट जो है दैट इज C। आप चाहें तो इस डायरेक्शन कोसाइन को थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अगर टर्म आपसे कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 68 को जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 और 4 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो 17 अंडर रूट एज इट इज। तो 68 स्क्वायर रूट का मतलब है 2 इंटू 17 अंडर द रूट, और 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2/17 अंडर द रूट। यहां से भी 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2/17 अंडर द रूट, और यहां 2 कैंसिल होगा तो आएगा 3/17 अंडर द रूट। सिमिलरली यहां भी आप कैंसिल करके आपके पास वैल्यू आएगी -2/17 अंडर रूट, -3/17 अंडर द रूट, और -2/17 अंडर द रूट। Similarly, you will find out the direction cosines of our line CA. तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हैं, मैं तो कहूंगा कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में यहां सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरा अच्छे से कर लीजिए, और इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी अगर आपको कहीं और बुक में मिलते हैं तो वो भी आप ट्राई कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का, इस कंटेंट का लिंक भी भेज दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। सो इन दिस टॉपिक यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B. L is a line which passes through a given point A whose coordinates are x1, y1, z1 and P is any point on the line L. यहां अब जो A वेक्टर आपको यहां नजर आ रहा है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी कि अगर हम लोग OA की वैल्यू निकालें OA वेक्टर की, तो दैट इज इक्वल टू A वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू x1i, y1j और z1k. P is any point on the line. तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज R वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर, स्टैंडर्ड है क्योंकि हमें तो पता ही है वेक्टर अलजेब्रा में। सो स्मॉल r वेक्टर की वैल्यू होगी xi प्लस yj प्लस zk, एज यू हैव ऑलरेडी डिड इन योर वेक्टर अलजेब्रा। ये जो जिस लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने निकालनी है, ये लाइन एक गिवन वेक्टर के पैरेलल आपको गिवन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो वेक्टर है ये आपको गिवन होगा, B वेक्टर, और B वेक्टर के जो हमें I, J और K कंपोनेंट्स हैं, दोज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर A, B, C। वेक्टर क्या बनेगा? AI प्लस BJ प्लस CK। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म विल बी, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A प्लस लैम्डा B वेक्टर। लैम्डा इज एनी पैरामीटर। तो ये तो बच्चों इक्वेशन होगी हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म। इसे अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको आप लोग विदाउट प्रूफ एज इट इज याद रखिए, है क्या? x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। x1, y1, z1 are the coordinates of the point on the line and a, b, c are the direction ratios of the given vector। ठीक है, जो वेक्टर इस लाइन के, जिस लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं उसके पैरेलल है। अब अगर मान लीजिए आपको L, M, N are the direction cosines of the line, जिस लाइन की इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो फिर इक्वेशन क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में? इक्वेशन इज x माइनस x1 ओवर L, y माइनस y1 ओवर m, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो आपने जब अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर आपने डायरेक्शन कोसाइंस को पुट कर देना है। अब मैंने आपको जो इक्वेशन बताई है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से जो इक्वेशन मैंने बताई, इससे रिलेटेड हम लोग अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो यहां
ये लाइन L है और ये कौन से पॉइंट में से पास कर रही है? दिस इज अवर A पॉइंट 5 2 -4 और इस वेक्टर के पैरेलल है। दिस इज अवर B वेक्टर एंड इज गिवन बाय 3i + 2j - 8k। और ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? x1 y1 और z1 से। और यहां डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे हमारे पास? बिकॉज ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के हैं वो इस लाइन के भी माने जाएंगे। यहां कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो ए वेक्टर हमारे पास ये बन जाएगा 5i 2j - 4k। अब सीधी सी इसकी वेक्टर फॉर्म जो हम निकालेंगे वो आपको मैंने बता ही दी है, a + λb वेक्टर। तो बस इसको और इसको यहां पर पुट कर दीजिए, तो 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर 3i + 2j - 8k। So this is the equation of the line that passes through this point having direction ratio 3 2 and -8. This is in vector form. चलिए अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसका पता करना है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y - y1 over b z - z1 over c। तो a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए और x1 y1 z1 जो मैंने आपको बताया, ये x1 y1 z1 वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो यहां पुट करेंगे। दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब चलते हैं दो लाइंस के बीच में, जो लाइन हम लोगों ने अभी इक्वेशन निकाली है। अब अगर ऐसी दो लाइंस हो और उन दो लाइंस के बीच में अगर हम लोगों को एंगल पता करना हो तो वो किस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं? तो दो लाइंस के बीच में बच्चों एंगल पता करने के लिए वी आर कंसिडरिंग L1 L2 be two lines passing through the origin। origin में से पास कर रही हैं दो लाइंस with direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 with the direction ratios of these two lines L1 and L2 respectively। and if theta is the acute angle between L1 and L2 then तो L1 लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगी? A1 + लैम्डा टाइम्स B1, राइट। और L2 लाइंस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी? R2 वेक्टर is equal to A2 vector plus mu times B2 vector। Here lambda and mu these are parameters we are using to form the equation of the lines in vector forms। तो यहां वेक्टर फॉर्म में अगर आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस पता करना है, this is the acute angle between these two lines L1, this is L2 and this is L1। तो cos थीटा निकालने के लिए बच्चों दोनों वेक्टर्स B1 और B2 दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप कीजिए, राइट, एंड डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस। B1 वेक्टर का मॉडुलस निकालिए, B2 वेक्टर का मॉडुलस निकालिए, दोनों की मल्टीप्लाई में हम लोग डिनोमिनेटर में उसको ले आएंगे। और इसी फार्मूले को जो कि वेक्टर फॉर्म में मेरे पास है, अगर मैंने एक कार्टेशियन फॉर्म में मुझे अगर पता करना हो तो क्या बनेगा? ये सबसे पहले हम लोग L1 लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज x - x1 over A1, y - y1 over B1, z - z1 over C1 and equation of line L2 is x - x2 over A2, y - y2 over B2, z - z2 over C2। ये क्या है? A1 B1 C1 जो मैंने अब आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों लाइंस के, ठीक। अब इन लाइंस जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में एंगल पता करना हो तो एंगल किस तरह से पता होगा हमें? cos थीटा विल बी इक्वल टू A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by the sum of squares of their direction ratios with a square root sign। तो A1 square plus B1 square plus C1 square root multiplied with A2 square plus B2 square plus C2 square with a square root sign। तो this is the cos theta in Cartesian form, the angle between these two lines and this angle is the acute angle। इसकी एक सेकंड फॉर्म हमारे पास है कि इन फॉर्म ऑफ sin थीटा। sin थीटा फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप और नोट कर लीजिए कि sin थीटा फॉर्म में जो है आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा A1 B2 minus A2 B1 whole square plus B1 C2 minus B2 C1 whole square plus C1 A2 minus C2 A1 whole square divided by the sum of squares of the direction ratios with a square root sign। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने अलग अलग याद रखते हैं। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ चलते हैं जो मैंने अभी आपको cos थीटा और sin थीटा फॉर्म में ये दो फार्मूले आपको बताए हैं। एक मैंने आपको ये बताया cos थीटा का फार्मूला और एक मैंने आपको यहां sin थीटा का जो फार्मूला बताया है।
अब इनसे रिलेटेड देखते हैं पर्टिकुलर केसेस। दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों के बेस के ऊपर जो है आपको काफी क्वेश्चन जो हैं कंपटीशन एग्जाम्स में भी एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। जो बच्चों हम लोगों ने cos थीटा और sin थीटा का जो फार्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, उसमें जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वो क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू गिवन लाइंस रेस्पेक्टिवली। लेकिन अगर ये फार्मूले क्या रूप ले लेंगे अगर इन्हीं लाइंस के हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस अगर यूज करें। सो L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द लाइंस L1 एंड L2, देन दीज टू फार्मूले विल टेक दिस फॉर्म। cos थीटा क्या बन जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 L2 विद अ मॉडुलस साइन, पॉजिटिव वैल्यू देनी है। यहां डिनोमिनेटर ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ स्क्वायर है, फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का सम ऑफ स्क्वायर्स। लेकिन यहां अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस का, आपके पास फार्मूला है कि डायरेक्शन कोसाइंस का अगर हम लोग सम ऑफ स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो L1 स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, that is also equal to L2 square plus M2 square plus N2 square. That means the sum of squares of the direction cosines will be equal to 1. तो यहां सबसे पहले नोमिनेटर में क्या आ जाएगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2 और नीचे 1 और 1। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म ले लेगा फिर आपको? अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर डायरेक्शन कोसाइंस यूज कर रहे हैं तो cos थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखना है वही फार्मूला, लेकिन इनकी वैल्यू 1 होने की वजह से cos थीटा की वैल्यू ये बन गई है हमारे पास, और sin थीटा आप लोगों ने ये यूज करना है, और इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस वजह से वो जो डिनोमिनेटर है वो 1 होने की वजह से आपको यहां शो नहीं हो रहा। तो cos थीटा और sin थीटा की ये दो वैल्यूज जो है आपको एज इट इज रिमेंबर करनी है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है बच्चों? टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज एज वी ऑलरेडी डिस्कसिंग इट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 R, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, जो लाइंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं L1 और L2, L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? L1 के डायरेक्शन रेशियो एज वी ऑलरेडी नो A1 B1 C1 और L2 के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2। और अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होएगा आपस में? 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए cos थीटा कितना होता है? cos थीटा cos 90 विल बी इक्वल टू 0, राइट? तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई, तो राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, अभी मैं आपको करवाता हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए आपको क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी मल्टीप्लाई, ऐड और उसको 0 के बराबर कर दीजिए, राइट? अब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो cos 0 कितना होता है? 1। तो उसको सॉल्व करेंगे उस पहले वाले फार्मूले को, तो हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास फार्मूला बनेगा A1 over A2 B1 over B2 is equal to C1 over C2। बिटवीन टू लाइंस के जो फॉर्मूले अभी हम लोगों ने रीड किए हैं उनसे रिलेटेड अब एग्जांपल देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। यहां आपको दिस इज L1 लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर गिवन बाय R is equal to 3i plus 2j minus 4k plus lambda times i plus 2j plus 2k, राइट? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, ठीक है? और यहां हमारे पास ये दूसरी लाइन गिवन है, दैट इज अवर L2। इसको भी बिल्कुल हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो अब आपने क्या करना है? B1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां आपके पास B1 वेक्टर की वैल्यू ये आ गई है। B2 कंपेयर कीजिए तो ये वाली वैल्यू आ गई है। B1 की वैल्यू क्या आएगी यहां? i प्लस 2j प्लस 2k, और B2 की वैल्यू आएगी 3i प्लस 2j प्लस 6k। दो वेक्टर निकाल के रख लिए। अब cos थीटा मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको क्या बताया था? cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मॉडुलस। ओके, तो पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर देते हैं। i डॉट i आपको पता होना चाहिए, ये भी वेक्टर मैंने बताया ना कि वेक्टर का चैप्टर आपको आना चाहिए। j डॉट j, k डॉट k इज इक्वल टू 1,
और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये बातें हम लोग यहां यूज करते हैं। तो आई डॉट आई 3, जे डॉट जे 4 और के डॉट के इस 12। तो कितना, और नीचे दोनों का मॉडुलस। मॉडुलस में मतलब है आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर और के का कोफिशिएंट स्क्वायर। सिमिलरली हियर, तो दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, उनका नीचे मॉडुलस। तो मेरे पास आ जाएगा 19/21। तो cos थीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज 19/21। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ 19/21। तो वेक्टर फॉर्म में जहां आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो उन लाइंस के बीच में एंगल जो है हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। जितना आप ज्यादा इस फार्मूले को एग्जांपल्स में, अनसॉल्व क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको यह फार्मूला याद रहेगा, याद हो जाएगा। यहां 8th एग्जांपल देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो अब यहां ये जो दो लाइंस हैं, हमें ये कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन है। दिस इज अवर L1 लाइन, दिस इज अवर L1 लाइन, दिस इज अवर L2 लाइन। तो cos थीटा का फार्मूला अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब ये वैल्यू इस कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट दिस cos थीटा। तो 3 into 1, 5 into 1, 4 into 2 डिवाइड बाय देयर मॉडुलस। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 8 into 300 डिवाइड बाय 15। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा विल बी, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लेते हैं, तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 8 into 300 डिवाइड बाय 15। ना अभी हम लोगों ने कर लिया एंगल्स बिटवीन टू लाइंस तक का जो टॉपिक है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। उनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 11.2 में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। यहां आप लोगों को 3 लाइन गिवन है और उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। ये फर्स्ट लाइन हो गई डायरेक्शन कोसाइंस, सेकंड लाइन के और थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। वो ये प्रूव करने को कह रहा है कि ये 3 लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहां जो आपके पास 3 लाइंस हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहली दो लाइंस ले ली हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोगों ने लिख लिया है। L1 M1 N1, L2 M2 N2, राइट। अब दो लाइंस आपस में कब परपेंडिकुलर होती हैं? ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? L1 और L2, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? 0, जो अभी मैंने आपको बताया भी है। डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी ये फार्मूला ट्रू रहेगा और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी ये फार्मूला ट्रू रहने वाला है। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर L1 और L2 की वैल्यू, M1 M2 की वैल्यू और N1 N2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास न्यूमरेटर में 0 आने वाला है और डिनोमिनेटर विल बी 13 into 13 दैट इज 169। तो 0 ओवर समथिंग इज 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 L2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि पहली दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, यहां मैंने आपको क्या बताया है कि L1 और L2 के चेक करें हम लोगों ने L2 और L3 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आंसर 0 आया है। दैट मींस जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब तक हम लोगों ने क्या प्रूफ करा है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। चलिए अब L3 और L1 को भी आप चेक करेंगे। सिमिलरली यू विल फाइंड कि उनकी भी डायरेक्शन कोसाइंस की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन 0 आएगा। दिस मींस दैट L3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये बात प्रूव हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यहां दो पॉइंट्स हैं गिवन हमें, 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्या कह रहा है कि इन दो पॉइंट से जो लाइन बनती है और इन दो लाइन से जो लाइन बनती है वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये बात हमें प्रूफ करनी है। सी, यहां दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनकी डायरेक्शन रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन एडिशन 0 होगा। और पैरेलल कब होंगी? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं वो आपस में अगर बराबर आ जाएं। कॉन्सेप्ट जो है बच्चों यहां हम इन क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो यहां इनके डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो 3 - 1 इज 2, 4 - 1 इज 5, -2 विल बी -4। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं फर्स्ट लाइन के। सेकंड लाइन के भी निकाल लीजिए फिर।
तो ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी L1 L2 इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर आप चेक कर लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 और +4, देखिए कितना आता है 6 10 -16, तो 16 प्लस के 16 माइनस के विल इक्वल टू 0। सो दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट में से पास कर रही है और इन दोनों लाइन में से पास कर रही है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रहेगा बच्चों। यहां आपको क्या करना है कि डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, फिर उनकी रेशियोज निकाल लीजिए। तो अब ये लाइंस पैरेलल हैं, चेक करके देख लीजिए। फिर A1 ओवर A2 करिए, -2 ओवर 2, -4 ओवर 4 और -4 ओवर 4, तो कितना आया -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। तो इसका मतलब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि ये बी वेक्टर है और ये ए जिस लाइन में से, जिस पॉइंट में से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन फिर आप क्या बनाएंगे, यहां अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताना है तो x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। और अगर वेक्टर फॉर्म में बताना है तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। यहां ये रिक्वायर्ड लाइन है L और ये वेक्टर के पैरेलल हमें गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 2 के। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 3 2 और -2। और ये कौन सी पॉइंट में से पास कर रही है, 1 2 और 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - x1 ओवर दिस y - y1, दिस इज 2 और डायरेक्शन रेशियो भी 2 है, और z - z1 ओवर डायरेक्शन रेशियो। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म इज r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। यहां a वेक्टर क्या है, जो उन कोऑर्डिनेट से बना है जिस कोऑर्डिनेट में से या जिस पॉइंट में से लाइन पास कर रही है, और b वेक्टर क्या है, वो लाइन जिस लाइन के या जिस वेक्टर के पैरेलल है, राइट। तो इनकी वैल्यूज भर दीजिए फिर। तो a वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर बनेगा उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से जिससे लाइन पास कर रही है। तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो इसको हम लोग यहां पुट कर देते हैं। फिर ये हो गया हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर जो हमें पैरेलल लाइन गिवन है वो वाला वेक्टर हम लोग यहां पुट कर देंगे -2k। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। दोनों फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, हम लोग इसका क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। सेम है यहां पर भी, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस k। तो फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम लाइंस में है। तो चलिए अब दोनों इक्वेशन हम फटाफट से लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखो सबसे पहले, वेक्टर फॉर्म, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फिफ्थ। वेक्टर फॉर्म इज r प्लस इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो दोनों वेक्टर भर दो बस। ये हो गया हमारे पास a वेक्टर, ठीक है, जिस पॉइंट में से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड a वेक्टर, जैसे कि हम लोगों ने फार्मूले में सीखा। और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, b वेक्टर। तो बस इन दोनों की वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। तो ये आ गया 2i माइनस j प्लस 4k लैम्डा टाइम्स b वेक्टर i प्लस 2j माइनस k। तो दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, दैट इज x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b। बार बार से लिखिए इन फार्मूले को, बार बार से लिखिए। अगर आपको एक बार याद हो गए हैं तब भी क्वेश्चन करते समय आप एग्जामिनर को बताइए
कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ताकि उसको पता लगे कि इधर उधर से बच्चे ने किया, बच्चों को अपने आप से समझ है तब वो लिख रहा है। तो यहां x1 y1 z1 क्या है, द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन पासिस, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जिसमें से लाइन पास कर रही है। तो यहां पुट कर दीजिए, और ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और वो कहां से आएंगे, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां पुट करेंगे x माइनस x1 ओवर फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो 1 और y माइनस y1 तो y प्लस 1 ओवर 2 z प्लस 1 z माइनस z1, तो यहां आएगा z माइनस 4 divided by minus 1. So this is the equation of the line in Cartesian form. Equation in Cartesian form. और वो मैंने जो बताई आपको that was in vector form. फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, राइट? एट्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। सेवंथ क्वेश्चन और जो पहले हम लोग कराए दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां 4 से पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए। अब सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन ये ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। क्या कह रहा है, फाइंड दैट कार्टेशियन इक्वेशन विद लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये लाइन है, इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, यहां जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि ये वैल्यू है ए बी सी की और ये वैल्यू है x1 y1 z1 की। बस पुट कर दीजिए। कहां पुट करेंगे, फार्मूले में। फार्मूला क्या है हमारे पास, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1। बार बार से ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ओवर c। तो x1 ये है x1 y1 जिस पॉइंट पे से पास कर रही है, और जिस लाइन के पैरेलल है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू है ए बी सी की। तो a की वैल्यू 3 भरिए, b की वैल्यू 5 भरिए, c की वैल्यू यहां 6 भरेंगे, और x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4 और z1 की वैल्यू -5। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेवंथ, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट, इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होती क्या है, a प्लस लैम्डा टाइम्स b। ये जो मुझे डिनोमिनेटर में है ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर मेरे पास क्या बनेगा, फिर a वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर यहां पॉइंट में से मिलके बनेगा। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहां है x माइनस 5 ओवर 3, इसको लिखिए y प्लस 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं y माइनस माइनस 4 ओवर 7 और z माइनस 6 ओवर 2। x1 की वैल्यू आ जाएगी 5, y1 की वैल्यू आएगी -4 और z1 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आपने क्या करना है, यहां इसकी हेल्प से आपने a वेक्टर बना लेना है। तो a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग थ्रू। ओके, तो यहां आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k। चलिए a और b मिल गया, यहां पुट कर दीजिए, दैट इज द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो सेवंथ क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। अब आ गया हमारे पास एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये आप एग्जांपल जो हम लोग कराए हैं उसकी आप हेल्प लीजिए इन दोनों पार्ट्स को आप सॉल्व करने के लिए। यहां एट्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, यहां फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन को भी मैंने एग्जांपल्स में आपको करवा दिया है, उसकी हेल्प लीजिए इन दोनों पार्ट्स को आप सॉल्व करने के लिए। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। दो लाइंस अगर राइट एंगल्स में हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आपस में उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लीकेशन b1 b2 प्लस c1 c2 0 होती है, राइट एंगल्स में हो तो सबसे पहले आप इन लाइंस को, जो लाइन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। तो इस लाइन को सबसे पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। अब आप दो लाइंस आपके पास बन गई हैं, ये L1 है, ये L2 है। अब वो कहता है P की वैल्यू पता करो। ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बस फिर तो यहां से अब दो लाइन से आप इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और यहां पुट कर दीजिए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बनेगा मेरे पास 9p ओवर 7 प्लस 2p बाय 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 11p बाय 7 दिस इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज योर आंसर।
तो वो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 11th क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द लाइंस गिवन बाय दीज कार्टेशियन इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही काम करना है जो हम लोगों ने वहां कराए हैं। तो यहां ऑलरेडी ये लाइन सेट है यहां, तो आप लोगों ने यहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए और देखिए कि आंसर 0 आता है या नहीं आता। 0 आता है तो परपेंडिकुलर है क्योंकि शो करना है, और 0 नहीं आता तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये थे बच्चों जो हम लोगों ने एंगल्स तक के क्वेश्चंस मैंने आपको यहां करे हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ओर। अब इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सबसे पहले समझते हैं ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। देखो बच्चों, अब तक हम लोगों ने दो टाइप्स की लाइंस के बारे में पढ़ा कि जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं वो आपस में मिलती हैं, ये एक दूसरे को कट करती हैं, राइट। दूसरी टाइप्स की लाइन है जो आपस में पैरेलल्स होती हैं। कुछ ऐसी टाइप्स की लाइन भी होती हैं हमारे पास जो ना तो एक दूसरे को कहीं कट करेंगी और ना ही वो पैरेलल होंगी। वो साथ में एक दूसरे के चलती रहेंगी, लेकिन अप टू इंफिनिटी वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ना ही वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। सो दोस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, those lines which are neither parallel to each other nor intersect each other. So those type of lines are called skew lines. तो ये skew lines के हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। We considering that L1 and L2 be two skew lines. They are neither parallel nor intersecting. Okay, having their vector equations be, ये L1 की वेक्टर इक्वेशन है और ये L2 की वेक्टर इक्वेशन है, given by R vector is equal to A1 plus lambda B1 वेक्टर। L2 की जो वेक्टर इक्वेशन है, R vector is equal to A2 वेक्टर plus mu times B2 vector. Okay, then the shortest distance between L1 and L2 is given by this. सबसे पहले आपने क्या करना है, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर निकाल लेना है। जो आपके पास दो लाइंस गिवन होंगी उनकी स्टैंडर्ड, उन इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके B1 वेक्टर और B2 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। A1 वेक्टर और A2 वेक्टर की भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर आए हैं, इनकी सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, और जो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है, A2 में से आप A1 वेक्टर को जो है माइनस कर दीजिए, और अब इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए। जो आपने B1 क्रॉस और B2 क्रॉस वेक्टर निकाल के रखा, उस वेक्टर के साथ में इस वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन करके आया उसकी डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए, and divided by the modulus of the cross product of these two B1 and B2 vectors, right? तो ये टोटल आपके पास जो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, यानी कि मॉडुलस वैल्यू जो आएगी, that will give you the shortest distance between these two skew lines. इस इंपॉर्टेंट फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में बच्चों आने वाले हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चंस, you can say that 6 मार्क्स क्वेश्चंस ये है हमारे PSCB बोर्ड में, और 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो है CBSE के एग्जाम में। इस टॉपिक में से 101% आपको ये टॉपिक्स जो हैं देखने को मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, तो इनको हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए अब मैं आपको करवाता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 11.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहां हमारे पास फर्स्ट वेक्टर गिवन है, यहां सेकंड वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर जो है वो माइनस कर देना है। 2i minus i is plus i, this minus this is minus 3j and this minus this is minus 2k। B1 क्रॉस B2 वेक्टर भी निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ अवर डिटर्मिनेंट्स जो हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा है, राइट। दिस इज i j k, और यहां 1 minus 1 1, 2 plus 1 2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों ने B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकाल लेना है। तो यहां कितना आएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो गया 0, और यहां भी 9 आ गया, तो 9 और 9 हो गया 18। तो 2 into 9, दिस विल बी इक्वल टू 3 into 2 अंडर द रूट। तो ये इसका मॉडुलस आ गया। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर और इस वेक्टर, इन दोनों की आप लोग डॉट प्रोडक्ट में निकाल लीजिए, और अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आया -9 इज इन द न्यूमरेटर एंड 3 into 2 अंडर द रूट इन द डिनोमिनेटर। कैंसिल कर देते हैं।
कैंसिल करने के बाद देखिए ये मॉडुलस ले गए तो माइनस साइन तो प्लस रहेगा क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट कैन बी नेगेटिव। तो सॉल्व करेंगे तो 3/2 अंडर द रूट आएगा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट से डिवाइड, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 into 2 अंडर रूट, और 2 अंडर रूट विल बी इक्वल टू 2। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन स्क्यू लाइंस। 13th क्वेश्चन, 14th और 15th बिल्कुल सेम लाइंस के हैं। 14th क्वेश्चन जो है वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म का भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस अगर हमें पता करना है और वो भी कार्टेशियन फॉर्म में पता करना है, तो सबसे पहले आपके पास लाइंस की इक्वेशंस होनी चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि हमें पता है x - x1 over a1 equal to y - y1 over b1 equal to z - z1 over c1। x1, y1, z1 are the point from which the line is passing, और a1, b1, c1 are the direction ratios of l1, a2, b2, c2 be the direction ratios of line l2। ठीक है, तो x - x2 over a2 equal to y - y2 over b2 is equal to z - z2 over c2। These are the Cartesian form of equations of the two given lines। अब देखते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट है क्या, x2 - x1 over a1 a2, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, y2 - y1 b1 b2, z2 - z1 c1 c2, तो ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए द स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 - b2 c1 स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 होल स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग सॉल्व करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। 13 इक्वेशन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें आपको L1 लाइन जो है दैट इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म एज x + 1 over 7, y + 1 over -6, z + 1 over 1। सेकंड लाइन इज x - 3 over 1 equal to y - 5 over -2 and equal to z - 7 divided by 1। तो यहां से हम लोग इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट, a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू, x1 y1 z1, ये सब आप कंपेयर करके इस तरह से x2 y2 और z2 की वैल्यू आप कंपेयर करके यहां वैल्यूज निकाल लीजिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए a1 की वैल्यू 7 है, b1 की वैल्यू -6, c1 is 1, a2 is 1, b2 is -2, c2 is 1। और जिस पॉइंट में से लाइंस पास कर रही हैं उनके भी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लीजिए। तो फर्स्ट लाइन के साथ में कंपेयर करने पे हमें x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू भी -1 मिल जाएगी, और L2 में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जहां से लाइन पास कर रही है, तो x2 की वैल्यू 3, y2 की होगी दैट इज इक्वल टू +5, और z2 की वैल्यू इज +7। अब यहां डायरेक्शन रेशियोज और जो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू स्क्यू लाइंस इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, x2 - x1 की वैल्यू यहां पुट करिए, y2 - y1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 - z1 की वैल्यू, और फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देते हैं, और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग। ये सब आपको आता है, डिटरमिनेंट भी आप सीख चुके हैं, और आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर भी कर लिया है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारे पास b1 c2 - b2 c1 होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इस फार्मूले को याद करते हुए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप पुट करते रहिए। तो यहां सॉल्व करने के बाद, मैं टोटली सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बता रहा हूं, यहां हम लोग मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं 116 -116 डिवाइडेड बाय 116 स्क्वायर रूट। जब हम लोग यहां डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट साइन, देन यू विल गेट दीस टू एक्सप्रेशंस। तो माइनस साइन तो हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि डिस्टेंस है, वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो 116 ओवर 116 अंडर द रूट विल गिव यू 116 अंडर द रूट। दो वेक्टर बन जाएंगे इसके, 4 मल्टीप्लाइड विद 29 अंडर रूट, 4 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 और 29 अंडर द रूट। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल सेम है एज आवर 12th क्वेश्चन। तो इसको आपने, जैसे मैंने आपको 12th क्वेश्चन करवाया है, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। यहां देखिए जरा, यहां आर को उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। मेरा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बगैर टी वाले हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं जो वेक्टर है मेरे पास। तो ये आ जाएगा i -2j
ठीक है, और ये आएगा +3k और t टाइम्स, अब t कॉमन कर लेते हैं हम लोग पैरामीटर यहां से, और ये आ जाएगा -i + j और -2k। तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, अब इसमें से भी हम लोग s को अलग कर लेते हैं पैरामीटर को, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। अब हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर एंड इट्स डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे और टोटल मॉडुलस वैल्यू जो होगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 जिसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हर एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो आप ही ने सॉल्व करने हैं विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। ट्राई कीजिए और फिर दोबारा से ट्राई कीजिए। फिर भी कहीं अगर आप उसमें अटक जाते हैं तो आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, मुझे आप व्हाट्सएप पे अपनी पिक भेजिए जहां आपकी प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं इस क्वेश्चन में इस जगह पर अटक गया हूं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर a b c and b - c c - a a - b। क्वेश्चन है, दो लाइंस हमें यहां गिवन है और उनके बीच में हमें एंगल पता करना है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 = a, b1 = b और c1 = c। और सेकंड लाइन, दिस इज अवर L1, दिस इज अवर L2, और जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं a2 is b - c, b2 is c - a और c2 is a - b। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले में, जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, उस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। ऊपर नोमरेटर में आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ab - ac, bc - ab, ab - ac प्लस bc - ba प्लस ca - cb। ध्यान दीजिए नोमरेटर में हर एक टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, ये इससे और ये इससे। तो क्या बना हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग। समथिंग मतलब ये दोनों फैक्टर्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 0 ओवर समथिंग इज 0, cos थीटा 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो these two lines are perpendicular to each other whose direction ratios are a b c and b - c, c - a and a - b। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब जो लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है, रिक्वायर्ड लाइन, उसके भी डायरेक्शन रेशियोज कितने रहेंगे, 1 0 0, और वो कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, 0 0 और 0 में से। तो यहां ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेंगे 0 0 0, तो ओरिजिन में से पास कर रही है और इस x एक्सिस के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 1 0 0 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x - x1 ओवर 1, y - y1 ओवर 0, है ना ये चीज, और z - z1 ओवर c1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग, x ओवर 1, y ओवर 0, z ओवर 0 is the required equation of the line which is passes through origin and is parallel to the x axis। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, if the lines, these two lines are perpendicular to each other, find the value of k। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में भी करवा चुका हूं। मिसलेनियस में जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह है, एक्सरसाइज 11.2। यहां भी हम लोगों ने वही किया था कि ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहां आपको दो लाइंस गिवन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां ये क्वेश्चंस हम लोग 12th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं 12th 13 14 15, तो ये उस तरह से हुआ, उनकी हेल्प लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट में से पास करती है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वो है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म दैट इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। यहां a वेक्टर क्या है,
ए वेक्टर जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग थ्रू, और बी वेक्टर क्या है जो यहां डायरेक्शन रेशियो से मिलके बनता है, ठीक है ना। अब यहां वो ये कह रहा है कि जो ये लाइन है, ये लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब बात ध्यान देने वाली क्या है, एक बात जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाए हैं कि x क्रॉस y जो यहां से वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स x वेक्टर एंड y वेक्टर, यानी कि अगर दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना हो, जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो दोनों वेक्टर्स की आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। इसका मतलब यहां जो ये b वेक्टर है, अगर ये इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका मतलब ये लाइन पूरी की पूरी इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बना कि ये बी वेक्टर जो है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि है। तो अब ये बी वेक्टर इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर फिर निकलेगा कैसे? वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस, जो यहां हमें गिवन लाइंस है, दिस इज लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 है। तो यहां से आप क्या करेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो लेते हुए इस लाइन के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लेते हुए बी वेक्टर की आप वैल्यू निकाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स i j k। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 3 - 16 और 7, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास 3 8 - 5, 3 8 - 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस बी वेक्टर की ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो ए वेक्टर की भी वैल्यू निकाल लीजिए। ए वेक्टर क्या आएगा, यहां से हमारे पास जहां से लाइन पास कर रही है, तो ये आएगा i + 2j - 4k। तो अब ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू सिर्फ आपको यहां भरनी है। दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। So required equation is r vector is equal to I plus 2j minus 4k, जहां से लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर 24i plus 36j plus 72k। इन तीनों में से हमारे पास कांस्टेंट बनता है 12, तो 12 आप बाहर ले लीजिए, यहां आ जाएगा 2i 3j और 6k। तो इसको आप 12 लैम्डा को आप लैम्डा 1 भी मान सकते हैं। तो यहां फिर आप क्या पुट करेंगे, लैम्डा 1 पुट कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट इज अवर 1 2 -4 एंड इज परपेंडिकुलर टू दीस टू गिवन लाइंस। सो ये था हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज जो मैंने आपको पूरी करवा दी है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको दो बातें जाते जाते कहना चाहूंगा कि बच्चों, कई बार आप क्लास में देख रहे होते हैं कि कोई बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते, बिल्कुल नोट्स ही नहीं बना रहे होते, तो उनका पक्का ये है कि वो उनके मार्क्स नहीं आ रहे। कॉमन सेंस है, लॉजिकल है कि जो नहीं पढ़ेंगे तो वो कहीं ना हुक और क्रुक तरीके से या तो वो पास होंगे, अल्टीमेटली उनको नॉलेज नहीं होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में कॉपी नहीं होती, नकल नहीं होती, तो वो फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा कि यहां कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो बच्चे पढ़ते हैं जिनका एक्सप्रेशन अपने टीचर के आगे बहुत अच्छा होता है कि यार ये तो अपनी कॉपीज पूरी कर रहा है, पूरे नोट्स ले रहा है, क्लास में बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, लेकिन उसका भी कई बार मैंने देखा है रिजल्ट जो है अपनी एक्सपेक्टेशन से कम आता है, या वो बच्चे भी उनका जितना पोटेंशियल होता है, जितनी वो ध्यान से क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उतने मार्क्स वो नहीं दे पाते, या ऐसा कहिए कि वो फेल भी हो जाते हैं ऐसे रेयर केस में। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो क्लास में अच्छा सा पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, आपने ध्यान से समझा, आपने नोट्स तैयार कर लिए, बट एक कमी रह गई। वो कमी क्या है? रिवीजन की। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर वो रिवीजन नहीं कर रहे तब भी उनके चांस जो है वो नेगेटिव रहेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो तो कॉमन सेंस है कि वो तो फिर जाने वाले हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब क्या है, जितना काम मैंने आपको करवा दिया, जैसा मैंने करवा दिया, सबसे पहले तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। अपने दोस्तों को आप ये इस कंटेंट का, इस चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और फाइनली मैं क्या कहना चाहूंगा कि जो मैंने काम आपको करवा दिया उसका आप 2 3 4 5 बार रिवाइज कर लीजिए उसको, ठीक है। रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, उस काम को समझने में आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी और उसमें आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी फिर आपको बड़े इजी आने लगेंगे। ओके, तो मुझे आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कैसा लगा ये चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करवाना चाहते हैं
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। सी यू, बाय बाय।